हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक, जिसपे हमने पुराने लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था रिकॉल करा देते हैं। कॉजेस पढ़ लिए थे और उसके पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़ लिए थे और उसकी प्रिवेंटिव मशीनरी पढ़ ली थी। इस लेक्चर में हम उसके सारे सेटलमेंट मशीनरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को मैनेज करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप उसको प्रिवेंट कर लो या फिर उसको सेटल कर लो। मतलब अगर प्रिवेंट नहीं हो पा रहा तो फिर विल गो टूवर्ड्स दी सेटलमेंट। प्रिवेंटिव के लिए हमने क्या पढ़ा था कि कम्युनिकेशन हो, वर्क्स कमेटी पढ़ी थी, जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी पढ़ी थी, तो जिसमें हमने देखा था कि अगर डिस्प्यूट हल्का सा भी अराइज हुआ है या फिर किसी के भी एम्प्लॉइज के मन में कोई भी ग्रीवियंस है, वो फटाफट यहाँ पे जाके रिपोर्ट कर दे या फिर कम्युनिकेट कर दे तो वो डिस्प्यूट बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा। बट स्टिल अगर उसकी ग्रीवियंस यहाँ पे फुलफिल नहीं की गई तो फिर हम किसकी तरफ जाएंगे? सेटलमेंट की तरफ। अब सेटलमेंट में दो तरीके हैं, एक जो डिस्प्यूट एक्ट में लिखे हुए हैं और जो एक्ट में नहीं है, जो कि बेसिकली टू पार्टी स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक्ट में 3 पार्टी का प्रोविजन है और इसमें 2 पार्टी का। 2 पार्टी में जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग हमने पढ़ा था। कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब अगर एक और मैनेजमेंट और लेबर के बीच में अगर डिस्प्यूट हो गया तो दोनों आपस में बात करके भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर तब भी नहीं हुआ तो फिर वो किसकी तरफ जाता है? थर्ड पार्टी स्ट्रक्चर की तरफ, जिसमें कि थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है जो कि हेल्प करता है ताकि डिस्प्यूट सेटल करने में, ठीक है। अब एक्ट के बारे में देखें तो इसमें 4 मैकेनिज्म दिए हुए हैं: कंसीलिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन। एक एक को पढ़ेंगे, उसके पॉजिटिव नेगेटिव वे फॉरवर्ड सबके साथ, ठीक है। कंसीलिएशन पढ़ते हैं पहले। कंसीलिएशन का मतलब क्या होता है? इसके अंदर ना कुछ चीजें ध्यान रखना। एक तो होती है, एक थर्ड पार्टी होगी जो हमें पता ही है, वो होगा कंसीलिएटिंग ऑफिसर, ठीक है। ये अब ऑफिसर है तो गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया गया होगा। गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट एक ऑफिसर है तो क्या होगा? वो एक ब्यूरोक्रेट होगा, ठीक है। अब इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा एक मीडिएटर बनके दो के बीच में नेगोशिएट कराना। अगर दोनों के डिस्प्यूट क्या आ रहे हैं, जैसे कि मैनेजमेंट चाहता है कि हम 100 रुपीज अभी करंट सैलरी है, लेकिन एम्प्लॉइज चाहता है कि हमको 200 चाहिए। क्यों भाई, क्यों चाहिए? यार इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हम बच्चों की फीस बढ़ रही है, हमें उनको पढ़ाना भी है, सामान जो बेसिक नेसेसिटी के सामान है वो भी इतने महंगे हो रहे हैं, तो 200 इज लिविंग वेजेस जो हमको चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया इस चीज को लेके। तो कंसीलिएटिंग ऑफिसर क्या करेगा? दोनों को बुलाएगा, बोलेगा कि तुम अपना रैशनल वो दो, स्टैंड दो कि तुम क्यों चाहते हो कि अभी सैलरी 100 पे रहनी चाहिए। एम्प्लॉय से पूछेगा तुम क्यों चाहते हो कि 200 ही रहनी चाहिए। फिर दोनों को आपस में बिठाएगा, नेगोशिएट कराएगा, कम्युनिकेट कराएगा और फिर एक अग्रीमेंट बनवाएगा दोनों के बीच में, ठीक है। सजेस्ट करा के कि चलो ठीक है ऐसा करो, 150 कर लो, 150 सैलरी डन करो। दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट बनाएगा जो कि जिस पे दोनों की दोनों अग्री हो और फॉलो करें, ठीक है। ये होता है कंसीलिएटर का काम। Now conciliation is a dispute resolution process where a neutral third party known as conciliating officer which is appointed by the government, इसका काम क्या होता है? फैसिलिटेट करना, सजेस्ट करना और असिस्ट करना नेगोशिएशन बिटवीन डिस्प्यूटिंग पार्टीज टू हेल्प देम रीच अ एमिकेबल सेटलमेंट। जो सेटलमेंट होगा या जो अग्रीमेंट बनेगा वो दोनों की सहमति से ही बनेगा। ऐसे नहीं है कि एक कोई भी जो कंडीशन है वो इम्पोज करती हो। एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग, इट इज अ नॉन बाइंडिंग प्रोसेस। नॉन बाइंडिंग का मतलब कि जो डिसाइड हुआ है 150 वो किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। अगर मैनेजमेंट कल को बोल दे कि नहीं मैं तो 100 रुपये ही दूंगा या फिर 120 ही दूंगा, 150 ही दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉय है वो कोर्ट नहीं जा सकता ये लेके कि देखो हमारे तो अग्रीमेंट में ये अग्री हुआ था, ठीक है।
इसका मतलब है इट इज नॉन बाइंडिंग प्रोसेस एंड इज ऑफन द फर्स्ट स्टेप इन रिजॉल्विंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947. इन केस अगर नेगोशिएशन फेल हो जाती है या फिर वो दोनों किसी एक अग्रीमेंट नहीं बना पाते तो फिर हम एक बोर्ड ऑफ कंसीलिएशन में जाएंगे जिसमें एक नहीं बल्कि 3 से 4 जो कंसीलिएटिंग ऑफिसर्स है वो बैठे रहेंगे, या फिर गवर्नमेंट क्या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी सेटअप कर सकती है. ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या होती है? ये बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी होती है. डीप जाने की जरूरत नहीं, इतना ही पता हो तो बहुत है. ठीक है, तो कंसीलिएटर काम कैसे करता है? ये वर्कर से इंस्टेंस लेता है और ये वर्कर्स को फीडबैक भी देता है. सेम यहाँ पे मैनेजमेंट से लेता है, मैनेजमेंट को रिस्पॉन्स देता है, उनका स्टैंड लेता है और हेल्प कराता है किस चीज़ में? नेगोशिएशन या अग्रीमेंट में आफ्टर डिसाइडिंग सोल्यूशन एमिकेबली. मतलब वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों एक ही बात पे सहमत होते हैं तब जाके एक अग्रीमेंट बनता है. अब इसके पॉजिटिव क्या क्या होंगे? पहली चीज तो भाई जो भी अग्रीमेंट बन रहा है वो दोनों की सहमति से बन रहा है. यही सबसे बड़ा उसका एडवांटेज है कि कोई भी क्लॉज या कोई भी कंडीशन ऐसी इम्पोज नहीं करी जा रही जो दोनों मानने से इनकार कर रहे हो. इसका मतलब उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है या फिर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द अग्रीमेंट वो क्या रहेगी? उसके चांसेस ज्यादा रहेंगे. ठीक है, प्लस अब कंसीलिएशन की वजह से हमको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है. इसका मतलब भाई ये क्या है? चीप सोर्स है, मतलब चीप वे है, प्लस इट इज नॉट टाइम टेकिंग प्रोसेस, क्विक प्रोसेस है, कॉस्ट इफेक्टिव है, क्विक प्रोसेस है, इट मेंटेन्स द रिलेशनशिप, इट हैज मोर कंट्रोल ओवर द आउटकम, easy acceptability and as per Ministry of Labor the success rate कितनी जा रही है? 97.98%. ठीक है, लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट भी बहुत सारे हैं. जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा था यार ये नॉन बाइंडिंग है. इसका मतलब किसी भी पार्टी पे इम्पोजिशन नहीं है कि तुम, या फिर कोई भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि तुम इसको क्या करो? इम्प्लीमेंट करो. एंड दैट इज वाई जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो एक पेपर पे ही है. रियल में क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता. कंसीलिएटिंग ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ अग्रीमेंट बनाने में हेल्प करता है लेकिन उसका फॉलो अप जो है वो नहीं लेता, या फिर उसका फॉलो अप लेने का जो प्रोसेस है वो बहुत पुअर है. ठीक है, प्लस कंसीलिएटिंग ऑफिसर क्या होता है? एक ब्यूरोक्रेट ही तो होता है और ब्यूरोक्रेट को और करप्शन को अकेले कैसे देखा जा सकता है? तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है. नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग बहुत ज़्यादा है जो कि उसको बहुत क्विक से क्या कर देते हैं? डिले इन डिसीजन मेकिंग. इनएफिशिएंट कंसीलिएटर और उनके पास पावर भी कम होती है. फिर दे आर डिपेंडेंसी ऑन गुड फेथ. मतलब कि अगर दोनों में से कोई भी ऐसा चाहता है कि मैनेजमेंट को पढ़ना ही नहीं है कि मैं तो 100 ही रखूंगा, चाहिए तो अग्रीमेंट मैं तो 100 ही रखूंगा, मैं अग्रीमेंट बनाने को तैयार ही नहीं हूँ, तो फिर ये जो मेथड है हमारा कंसीलिएशन वो फेल हो जाएगा. क्योंकि इसमें दोनों पार्टी के मन में विलिंगनेस होनी चाहिए अग्री करने की या फिर नेगोशिएट करने की. ठीक है, वे फॉरवर्ड हम नेगेटिव से ही लेंगे. जैसे कि नॉन बाइंडिंग है तो मतलब फॉलो अप. एक मिनट, नॉन बाइंडिंग है तो मतलब फॉलो अप का प्रोसीजर बनाओ, उसको कंसीलिएटिंग ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि रेगुलरली जो भी आपने अग्रीमेंट या नेगोशिएशन करवाए हैं उनका टाइम टू टाइम फॉलो अप लो कि उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा. उनके पास अथॉरिटी नहीं है तो अथॉरिटी बढ़ा दो और उनको करप्शन के ऊपर नियंत्रण करो. नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग बहुत ज़्यादा है तो जल्दी क्विक रेजोल्यूशन या फिर उनके नंबर ज़्यादा इंक्रीज करो. ठीक है, इनएफिशिएंट कंसीलिएटर, इसका मतलब उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दो, तो वही है उनकी ट्रेनिंग बढ़ाओ. पार्टिसिपेशन इंक्रीज करो. अगर विलिंगनेस नहीं है तो दोनों को बोलो कि नहीं अग्री, मतलब एनकरेज करो पार्टीज को कि वो आए और नेगोशिएट करे. फॉलो अप करो, टाइम बाउंड्री सेटअप कर दो. अगर पेंडेंसी ऑफ केसेस ज़्यादा है तो टाइम बाउंड्री अग्रीमेंट या टाइम बाउंडेशन करो कि ये अग्रीमेंट फॉर एग्जाम्पल 14 डेज में आप इसको केस को रफा दफा करना पड़ेगा, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा. इंक्रीज द पावर एंड स्टेटस ऑफ ऑफिसर एंड मिनिमम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. ठीक है,
तो ये हमारा हो गया कंसीलिएशन। इस पे 2022 में क्वेश्चन पूछा है कि डिस्कस द वीकनेस ऑफ कंसीलिएशन मशीनरी इन सेटलिंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। वीकनेस हमें पता है, नेगेटिव हम बता देंगे, एंड सजेस्ट अ सूटेबल मेजर टू मेक द कंसीलिएशन मशीनरी इफेक्टिव। ये मतलब क्या पूछ रहा है, वे फॉरवर्ड। जो हमने नेगेटिव बनाया उसी का ही हम पॉजिटिव में लिख देंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है मीडिएशन। अब मीडिएशन का मतलब भी यही होता है कि एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होगी जो हेल्प करेगी दोनों ही पार्टीज को, ताकि वो एक नेगोशिएशन अग्रीमेंट नेगोशिएट करके एक अग्रीमेंट बना ले। तो फिर मीडिएशन और कंसीलिएशन में फर्क क्या है? कभी कभी ये दोनों सिनोनिमसली यूज किए जाते हैं, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस है। क्या है कि हमने पढ़ा था जो कंसीलिएशन होता है उसमें क्या होता है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है दोनों के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, उनको सजेस्ट करता है सोल्यूशन कि नहीं दोनों मिलके वैसे कर लो, 150 पे डिसाइड करो, ठीक है। लेकिन जो मीडिएशन होता है वो डज नॉट सजेस्ट सोल्यूशन। यही एक जो मेजर डिफरेंस है ना वो इसमें लाई करता है कि उसका काम क्या होता है, कम्युनिकेट कराना। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने प्रॉपर्टी डीलर के बारे में सुना होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी डीलर का काम क्या होता है? अगर ए सपोज सेलर है और बी बायर है प्रॉपर्टी डीलर का, ए को सेल करनी है अपनी 1 करोड़ में, और वही चीज के लिए बी क्या बोलता है कि मैं तो इसके 80 लाख रुपीज दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। तो जो प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन मिलेगा कैसे मिलेगा, जब दोनों बीच में अग्री करेंगे। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है यार इसके पास जाएगा, इसको बोलेगा कि यार ठीक है तुम्हारा जो मकान है अब उसकी वैल्यू जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, अब उसके कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। इसको बोलेगा कि यार ए का जो मकान है वो बहुत ज्यादा पॉश कॉलोनी में है, अब उसकी इतना आपको कभी स्टेबल है, कभी आगे जाके इसकी वैल्यू नहीं घटेगी, आप कभी भी इसको बेच सकते हो, ठीक है। तो दोनों के बीच दोनों को जाता है, कम्युनिकेशन बताता है, दोनों को वीकनेस बताता है, उनकी स्ट्रेंथ बताता है। क्यों? ताकि ये दोनों जब मिले ए और बी तो आपस में नेगोशिएट कर पाए। क्या प्रॉपर्टी डीलर ये बोल सकता है कि अब ठीक है अब मत करो, अब तुम 90 पे सेटल करो, ऐसे बोल सकता है? नहीं बोल सकता। ए और बी दोनों मिलके डिसाइड करेंगे कि हमें किस दाम पे प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, ठीक है। वैसे ही मीडिएटर का काम क्या होता है? इट हेल्प डिस्प्यूटिंग पार्टी कम्युनिकेट एंड नेगोशिएट टू रीच अ वॉलंटरी अग्रीमेंट। Unlike conciliation, the mediator does not suggest solution but facilitate discussion to help parties find common ground. तो ये होता है mediation। ये इमेज है, इसमें जो पार्टी है इसका क्या है, इक्वल टर्म्स पे दोनों को लेके आना, ठीक है। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या रहेगा? कॉन्फिडेंशियलिटी। जब हम कोर्ट केसेस की बात करते हैं ना, तो कोर्ट केसेस में जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के जो भी डिस्प्यूट होते हैं वो पब्लिक हो जाते हैं। सबको पता होता है कि एम्प्लॉयज क्यों लड़ रहे हैं, एम्प्लॉयर क्यों लड़ रहा है, दोनों के बीच में आज क्या झगड़ा हुआ कोर्ट में। लेकिन इस मेथड के थ्रू, इवन कंसीलिएशन मेथड के थ्रू, कि ये प्राइवेट मेथड्स होते हैं, ये ना पब्लिक को पता नहीं चलते। तो इससे क्या होता है कि इससे जो एम्प्लॉयर का जो रेप्यूटेशन है वो खराब नहीं होती, ठीक है। जो कि हमने पढ़ा था कि इम्पैक्ट क्या आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑन एम्प्लॉयर। तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था ना कि उसकी रेप्यूटेशन खराब हो जाती है। तो इन मेथड्स के थ्रू उसकी रेप्यूटेशन रिटेन रहती है। इट एम्पावर्स द पार्टीज, अलाउ पार्टीज टू कंट्रोल द आउटकम। काफी सारे पॉइंट्स उसके ही रहेंगे कंसीलिएशन के। इट इज अ फ्लेक्सिबल सोल्यूशन, टेलर्ड सोल्यूशन मिलते हैं जो दोनों अग्री कर पाए। जबकि नेगेटिव क्या है कि मेडिएटर के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती, उसके पास तो एटलीस्ट सजेस्ट करने की अथॉरिटी तो थी, ये तो वो भी नहीं होता। प्लस इट इज नॉन बाइंडिंग, अनइक्वल पावर डायनेमिक्स। अब फॉर एग्जाम्पल कि जो हमने ए सेलर लिया था वो कोई पॉलिटिशियन है, ठीक है, या फिर उसके मकान की जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा है, तो बी अगर बोलेगा 80 लाख तो ये मना कर देगा कि भग जाए से, मैं तो अब 1 करोड़ 20 लाख में बेचूंगा। तो क्या इसके थ्रू इससे अग्रीमेंट बैठ पाएगा ए और बी के बीच में? बिल्कुल नहीं। तो इसका फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है किसमें? मेडिएशन मेथड में। तो इट लेड टू समटाइम्स अनफेयर सेटलमेंट्स, द इनएफिशिएंट मेडिएटर। तो वे फॉरवर्ड क्या है कि आप प्रोफेशनल मेडिएटर लेके आओ,
एंश्योर फेयरनेस और वॉलेंट्री अग्रीमेंट, इसका और इससे रिलेटेड सेम ही है, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन पूछा है 2015 में, कंसीलिएशन वर्सेस मेडिएशन इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 15 में पूरा डेडिकेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, तो अब हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं। कंसीलिएशन क्या होता है? इट हेल्प डिस्प्यूटिंग पार्टीज रीच अ सेटलमेंट, एंड मेडिएशन का जो मेन फोकस क्या होता है? इट फैसिलिटेट दी कम्युनिकेशन। भाई मेरा काम है तुम दोनों के बीच में कम्युनिकेट या नेगोशिएट के लिए सारे जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, बाकी रीचिंग एन अग्रीमेंट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड पार्टी इज टू सजेस्ट सोल्यूशन एंड इट फैसिलिटेट डायलॉग बट डज नॉट सजेस्ट द सोल्यूशंस और मेक डिसीजंस। कंसीलिएटिंग ऑफिसर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होता है, ब्यूरोक्रेसी होती है, रेड टेपिज्म, ये सब होता है, तो इट इज मोर फॉर्मल एंड इट इज लेस फॉर्मल। आउटकम इट कैन रिजल्ट इन लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट, अगर दोनों मिलके चाहे तो। ये नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट तो बिल्कुल ही नहीं होते। फोकस क्या होता है? एम फाइंड अ मिडिल ग्राउंड एंड फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग इंटरेस्ट। ये कुछ ऐसे हैं जो बनाए हुए हैं, लेकिन ये चीजें तो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम आते हैं वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन, जो कि हमारा थर्ड मेथड था। अब वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन थोड़ा हमें ट्रिब्यूनल और इनसे पता लग रहा है कि इसमें क्या होता है? एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, जो थर्ड पार्टी को कौन अपॉइंट करता है? ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलके अपॉइंट करते हैं, लेकिन ट्विस्ट इज कि जो भी इसका डिसीजन होगा थर्ड पार्टी का, वो क्या होगा? बाइंडिंग होगा ऑन बोथ द पार्टीज, लीगली बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। तो यही एक कैरेक्टरिस्टिक है जो वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन को कंसीलिएशन और एडजुडिकेशन से डिफरेंट बनाती है। एडजुडिकेशन में क्या होगा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्या थर्ड पार्टी या जज को बोल सकते हैं कि नहीं मेरे पसंद का ये जज लेके आओ, ये डिसाइड करेगा? नहीं, जज डिसाइड करेगा कि उसके पास क्या केस जाएंगे। जबकि वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों डिसाइड करते हैं हमें ये वाला थर्ड पार्टी चाहिए, ठीक है। और कंसीलिएशन में क्या डिफरेंस है कि कंसीलिएशन में जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते, जबकि वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन में बाइंडिंग होता है। Voluntary arbitration is a process where the disputing parties agree to submit their conflict to a neutral third party या neutral arbiter whose decision is binding। बस यही एक चीज है जो इसको इतना यूनिक बनाती है, और इसको इसीलिए बोला गया है मोस्ट प्रेफर्ड। इट इज वॉलेंट्री प्रोसेस। क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर डिसाइड करती है ना कि कौन इनका डिसीजन लेगा। इनिशिएटेड बाय म्यूचुअल कंसेंट, ऑफन चोजन व्हेन कंसिलिएटर और मेडिएशन फेल्स। Here independent mediator is chosen by the parties, और इस एक्ट में मेंशन है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी बोला है कि when will mankind be convinced and agree to settle their difficulties by arbitration। तो ये इंपॉर्टेंस आर्बिट्रेशन की है। पॉजिटिव क्या रहता है? सबसे बड़ा पॉजिटिव बाइंडिंग है। आर्बिट्र जब आप करते हो ना, तो आप एक्सपर्टीज देखते हो, जिसके एक्सपर्ट उस चीज में वो एक्सपर्ट है, ठीक है, ना कि ब्यूरोक्रेट कोई। तो दे आर एक्सपर्ट इन स्पेसिफाइड फील्ड सच एज लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंश्योरिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है। क्यों? कोर्ट्स में जाएंगे, कोर्ट्स में एफिशिएंसी कम रहती है, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन ये आर्बिट्रेशन उसका ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। इट इज़ फास्टर देन कोर्ट लिटिगेशन, फ्लेक्सिबल है, इनफॉर्मल है एज कंपेयर टू एडजुडिकेशन। लेकिन इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। कॉस्टली है, किससे? मेडिएशन और कंसीलिएशन से, ठीक है। लिमिटेड अपील मिलती है। पोटेंशियल बायस, इसमें भी कहीं ना कहीं क्या आ जाता है? अनफेयर अग्रीमेंट हो जाता है, यानी कि पावर बायसनेस आ जाती है। एब्सेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनियन, ये आप तीनों में लिख सकते हो, ठीक है। कंसीलिएशन, मेडिएशन और आर्बिट्रेशन में हमने पढ़ा था कि गुड आईआर के लिए हमें यूनियन स्ट्रॉन्ग और स्टेबल चाहिए। लेकिन जब हमने ट्रेड यूनियन चैप्टर पढ़ा था, तो हमने देखा था कि विथ ग्लोबलाइजेशन ट्रेड यूनियन की जो इम्पोर्टेंस है या फिर उसकी जो रोल है, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होता जा रहा है। HRM, हमने बहुत सारे रीजन पढ़े थे, टेक्नोलॉजी, HRM। तो इसकी वजह से जो ये आर्बिट्रेशन है उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। क्यों?
क्योंकि आपको नेगोशिएट करने के लिए भी ना स्ट्रॉन्ग यूनियन की ज़रूरत होती है। फिर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ एडजुडिकेशन, तो लोग आर्बिट्रेशन को कम प्रेफर करते हैं। तो लेकिन क्या कर सकते हैं फिर इसको और अच्छा बनाने के लिए कि पोटेंशियल बायसनेस को प्रिवेंट करने के लिए हम ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कर सकते हैं। ऐसा हम थर्ड पार्टी को अपॉइंट करेंगे दोनों मिलके कि जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो और उनके डिसीजंस भी क्या है, एक फैक्ट पे आए, ना कि सिर्फ जजमेंट पे। क्लियर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बने ताकि वो बाइंडिंग हो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, एंड यू हैव टू एनकरेज इट। ठीक है, तो हमने आर्बिट्रेशन यहाँ कंप्लीट कर लिया। तो अब हम पढ़ते हैं एडजुडिकेशन और कंपलसरी आर्बिट्रेशन। जब आर्बिट्रेशन वॉलंटरी होता है तो वो तो आर्बिट्रेशन कहलाता है, पर जब आर्बिट्रेशन कंपलसरी हो जाता है तो उसको बोलते हैं एडजुडिकेशन। मतलब कंपलसरी होने का क्या मतलब है? इसका मतलब जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों मिलके जब एक थर्ड पार्टी को चूज करते थे तो उसको हम बोलते थे वॉलंटरी। लेकिन नाउ दे डोंट हैव चॉइस टू चूज द थर्ड पार्टी, उनको बस मिल जाएगा एक जज, ठीक है, जज उनको ही चूज करेगा। उसको बोलते हैं हम कंपलसरी आर्बिट्रेशन, उसको हम बोलते हैं कंपलसरी आर्बिट्रेशन और या फिर एडजुडिकेशन। नाउ एडजुडिकेशन इन्वॉल्व्स रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट थ्रू लीगल प्रोसेस इन लेबर कोर्ट्स और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स। इट इज टिपिकली यूज्ड व्हेन अदर मेथड फेल्स। क्यों इसको हम में से क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम वही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे। वन ऑफ द पार्टीज, इसमें कोई भी एक पार्टी जब अप्लाई करेगी, सपोज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट हो गया पे को लेके, एम्प्लॉय पहुंच गई कोर्ट, तो एम्प्लॉयर को भी अब अपना स्टैंड प्रेजेंट करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। कंसीलिएटिंग ऑफिसर में तो कंसीलिएशन जो मेथड था उसमें क्या होता था कि अगर एम्प्लॉय पहुंच गई तो भी अग्रीमेंट नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर की विलिंगनेस भी इक्वली इम्पोर्टेंट थी। लेकिन इसमें विलिंगनेस से काम नहीं चलेगा, इसमें अगर एक पहुंच गया तो दूसरे को भी पहुंचना पड़ेगा। इसका प्रोविजन याद रखना, सेक्शन 10 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में है। ठीक है, नौ 3 स्टेजेस होती है, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल। इसका मतलब अगर इसमें सेटल नहीं हुआ तो इसमें अपील कर दो, इसमें सेटल नहीं हुआ तो इसमें अपील कर दो। कुछ प्रोविजंस होते हैं जिसमें डायरेक्टली हम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल में भी अपील कर सकते हैं, सेम लाइक हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। लेबर कोर्ट में एक पर्सन बैठता है जो कि एक्स जज ऑफ हाई कोर्ट होता है, और क्या आते हैं ये स्टैंडिंग ऑर्डर की लीगैलिटी चेक करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जब स्टैंडिंग ऑर्डर बनता है तो ऐसे ही नहीं है कि आप उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए वो लीगल बेसिस पे चेक होता है। ठीक है, एक आप थर्ड पार्टी या ऑफिसर के पास लेके जाते हो जो चेक करता है, तो उसकी लीगैलिटी अगर उस पर कोई डिस्प्यूट हो गया तो वो लेबर कोर्ट में जाएगा। ये सेंट्रल लेवल, स्टेट गवर्नमेंट दोनों सेटअप करती है एट बोथ ऑफ देयर रेस्पेक्टिव लेवल्स। अब इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, इसमें बैठता है एक पर्सन है लेकिन उसके साथ 2 टेक्निकल पीपल बैठते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है, इसकी ज्यूरिडिक्शन ज्यादा होती है, एंड एट सेंट्रल स्टेट लेवल बोथ इट इज एस्टैब्लिश्ड। नाउ नेशनल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल क्या होगी, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन केस ऑफ क्वेश्चंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ऐसी कोई स्ट्राइक चल रही है, ऐसा कोई डिस्प्यूट हो गया, ऐसी कोई कंपनी में डिस्प्यूट हो गया जो कि हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, जैसे DRDO, इसरो, तो भाई ये सीधा नेशनल ट्रिब्यूनल में जाएगा इसमें। और व्हेन मोर देन 1 स्टेट्स आर अफेक्टेड एंड इट एस्टैब्लिश एट सेंट्रल लेवल। ठीक है, ऐसे अभी करंटली 22 ट्रिब्यूनल्स एंड लेबर कोर्ट्स इंडिया में सेटअप हैं। इसके पॉजिटिव क्या रहेंगे? सबसे पहला तो वही है लीगली बाइंडिंग डिसीजन, जो हमने आर्बिट्रेशन में भी पढ़ा था। इसमें जब कोर्ट चलता है तो वो थॉरो एग्जामिनेशन है, डिटेल्ड एग्जामिनेशन, सारे की सारे एविडेंसेस, प्रूफ, फैक्ट्स, फाइंड, सब कुछ इसमें डिटेल एग्जामिनेशन होता है। फिर एस्टैब्लिशेस प्रेसिडेंट्स, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो
ऐसे बोलते हैं ना कि आगे भी जो ऐसा कोई डिस्प्यूट, सिमिलर सा डिस्प्यूट हुआ तो उसमें वो डिसीजंस काम आते हैं, उसमें वो जजमेंट्स काम आते हैं, ठीक है। एक्सपर्टीज हमने अभी देखा था, टेक्निकल पीपल भी होते हैं। फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन बाइंडिंग होता है तो कंपलसरी हो जाता है। ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? ये उन जगहों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे जो वर्किंग क्लास है वो कैसी हो, एक्सप्लॉयटेड हो, अनऑर्गेनाइज्ड और वीक हो। क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था कंसीलिएशन में क्या होता है कि अब वहाँ पे अनफेयर अग्रीमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि एक पार्टी स्ट्रांग होती है, दूसरी पार्टी स्ट्रांग नहीं होती। तो जब अग्रीमेंट होगा तो किसके फेवर में ज़्यादा जाएगा? जो पार्टी स्ट्रांग होगी। लेकिन ये एडजुडिकेशन में ये स्ट्रांग या फिर वीक से फर्क नहीं पड़ता, वो जज डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, ठीक है। ये हम एप्लीकेशन, जब नेशनल इमरजेंसी चल रही हो, जब स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट कोई ऐसी इंडस्ट्री जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट हो, उस केस में एडजुडिकेशन काम आएगा। या फिर सीरियस डिससेटिस्फैक्शन अमंग पब्लिक रिगार्डिंग करंट स्टेटस ऑफ आईआर, जैसे कि कोई स्ट्राइक या लॉकआउट चल रहा है बहुत टाइम से, उसको 1 साल ही होता आया, तब क्या होता है? एडजुडिकेशन ही सोल्यूशन होता है। इसके नेगेटिव देखें तो टाइम एंड कॉस्ट, ये तो मेजर टॉप पे ही रहेंगे। टाइम कैसे कि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, और इनजस्टिस फॉर डेली वेज वर्कर, उनकी तो रोज की जो दिहाड़ी होती है उसका लॉस होता है। बहुत एक्सपेंसिव कोर्ट फी, लीगल फीस बहुत अलग एक्सपेंसिव। ये एडवर्सरियल नेचर होता है, मतलब इसमें जो आपका डिसीजंस होता है वो पार्टी पे इम्पोज कर दिया जाता है, तो ये ज़ीरो सम गेम बन जाता है, ठीक है। मतलब एक पार्टी को जीतने के लिए दूसरी पार्टी को हारना पड़ेगा, तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशन या गुड आईआर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसको बोलते हैं विक्ट्री फॉर वन एंड स्वॉलन आइज फॉर अदर। और हमने पता है कि वीवी गिरी जो थे वो क्रिटिसाइज करते थे गवर्नमेंट के रोल को, तो वैसे ही क्रिटिसाइज द इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, तो दैट इज व्हाई ही क्रिटिसाइज द एडजुडिकेशन मेथड ऑल्सो। इसकी बहुत कम एक्सेप्टेबिलिटी रहती है। क्यों भाई? इसका जो डिसीजन है वो इम्पोज किया जाता है। इट मेक्स द यूनियन वीक। Thus, on account of these limitation, adjudication is considered as a last resort or used after every other method fails. ये क्रक्स है, ये कंक्लूजन है, और यही हर जगह लिखना, और इसी पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। द वे फॉरवर्ड क्या होगा? पहला, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब ADR, ये एक स्टैंडर्ड टर्म है ADR, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आप इन पे जाओ, आप कंसीलिएशन पे जाओ, आप मेडिएशन पे जाओ, ठीक है। आप आर्बिट्रेशन में जाओ, आप कलेक्टिव बार्गेनिंग में जाओ। लीगल एड एंड सपोर्ट दो दोनों पार्टीज को। स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर, यानी कि सिंप्लीफाई करो कोर्ट प्रोसीजर को, बहुत ज़्यादा लेंथी मत रखो, उनके लिए भी टाइम बाउंडेशन रखो, जैसे कि हमने कंसीलिएशन में पढ़ा था। तो अब ओवरव्यू देख लेते हैं। जो कंसीलिएशन और मेडिएशन है ये लेस फॉर्मल है, लेस एक्सपेंसिव है और वॉलेंट्री है, जबकि आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन या फिर एडजुडिकेशन ये थोड़े फॉर्मल है, एक्सपेंसिव है और लेस वॉलेंट्री है। अब आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन में फ़र्क, हमें सबसे पहला फ़र्क क्या दिखाई दिया था? उसकी वॉलेंट्री पे, whether parties agree to submit the dispute to a neutral third party, और इसके अंदर ये मैंडेटरी प्रोसेस है जिसमें दोनों को मर्जी नहीं है कि वो किसी थर्ड पार्टी को अपनी मर्जी से चूज कर सके। तो पहला और फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस दोनों में यही आ जाता है। फिर इट इज़ मोर प्राइवेट और इनफॉर्मल, रिलेटिवली इनफॉर्मल। इट इज़ मोर पब्लिक एंड फॉर्मल। ये कस्टमाइज्ड होता है बाय पार्टीज। इट इज़ प्रोसीजर एंड स्ट्रिक्टली एडहर्ड टू लॉज। आर्बिट्रेटर आर अपॉइंटेड बाय द पार्टीज ऑफ एन एक्सटर्नल बॉडी एंड judges they derive their authority from the constitution. फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटिवली हाई और बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इसमें कॉन्फिडेंशियल रहता है ना, ताकि एम्प्लॉयर की जो रेप्यूटेशन है वो प्रिजर्व रहे या रिटेन रहे। लेकिन इसमें जो डिस्प्यूट हो जाता है वो पब्लिक हो जाता है। बाइंडिंग है बोथ द पार्टीज। रोल ऑफ पार्टीज के लिए कि पार्टीज हैव सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर देयर आउटकम, थोड़ा बहुत, जैसे सिलेक्शन में कर लिया
लेकिन इसमें बहुत लिमिटेड कंट्रोल रहता है, स्पीड बहुत थोड़ी फास्टर रिलेटिवली, और ये तो स्लोअर रहता है, यहाँ पे पेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा है। कॉस्ट, इट इज़ रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव। और अपील प्रोसेस, इसमें जो अपील है वो लिमिटेड रहती है, लेकिन इसमें आपको 3 दिए गए, कौन से? लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल्स। अब हमने ADR की पढ़ी थी, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, कंसीलिएशन और ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जैसे कि ओम्बड्समैन होता है बैंक में, ठीक है। तो ये भी किसके लिए होता है? डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। अब PYQs देख लेते हैं। PYQs ऑलमोस्ट सेम है, जैसे कि 1993 में कंपलसरी एडजुडिकेशन, वो एक ही चीज़ हो गई। इसमें मशीनरी फॉर प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, प्रिवेंशन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और सेटलमेंट का भी एक एक हेडिंग लिख के थोड़ा थोड़ा लिख देना। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, ऐसा एक चार्ट बना देना और फिर इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। मतलब कि इसमें एडजुडिकेशन के अलावा सारे 1985 में क्रिटिकली असेस द मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन इंडिया। इसका मतलब आपको क्रिटिकली एनालिसिस करना है, उनके पॉजिटिव और उनके नेगेटिव दिखना है। इन रिगार्ड टू सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन कंट्री, विच ऑफ द मेथड डू यू प्रेफर एंड वाई? वाई हम कौन कौन से करते हैं? हम आर्बिट्रेशन को प्रेफर करते हैं, हम कंसीलिएशन को प्रेफर करते हैं, मेडिएशन को प्रेफर करते हैं, लेकिन हम लिखेंगे हम एडजुडिकेशन को इतना प्रेफर नहीं करते, एंड वी कंसीडर्ड इट एज अ टूल ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। एन्यूमरेट द कॉजेज दैट गिव राइज टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये हमने बहुत डेप्थ में पढ़ा था पिछली क्लास में। एंड इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टैट्यूटरी मशीनरी अवेलेबल इन द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अंडर IDA। डायरेक्ट क्वेश्चन है। Critically review the machinery set up under Industrial Dispute Act 1947 for the settlement of industrial dispute. Direct. Is it conducive for promoting industrial peace? Yes. तो हम बोलेंगे कि आप कंसीलिएशन लो, आप मेडिएशन लो, आप आर्बिट्रेशन लो, इनके थ्रू क्या होता है कि डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है, मैनेज हो जाता है, लेकिन एडजुडिकेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। 1994 में डिस्कस क्रिटिकली द मेजर prevention and settlement of dispute done. Will you recommend for the promotion of what will you recommend for the promotion of greater harmony between labor and management? We will prefer prevention. We knew, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि why prevention is better than curing, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, वो वाला आंसर जैसे होगा ना, why prevention, it avoids disruption, cause save करता है, boost morale और मेंटेन्स अ गुड रिलेशन, प्रोटेक्ट रेप्यूटेशन, प्रमोट ग्रोथ, ठीक है। तो यही चीज हमको इस पे लिखनी है, ठीक है। एन इफेक्टिव ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर इज वन दैट इज प्रिवेंटिव रेदर देन क्यूरेटिव। इसका लो ये डेडिकेटेड पूरा क्वेश्चन ही पूछ लिया इस पे। देयर आर 2 approaches of managing the industrial dispute in an organization, namely preventive and curative. Discuss these 2 approaches. Simple. 19 का पहले देख लेते हैं। What are the causes of industrial dispute? Done. Explain the steps taken for preventing and settling of industrial dispute in India. Done. 16 में पूछा है the objective of arbitration is not compromise but adjudication, though the parties are at liberty to compromise. A wise arbitrator will certainly promote such agreement, but as a rule, there is no place for compromise in the award. In the light of this statement, compare the advantages and disadvantages of settlement approach and arbitration. Also show at which stage of negotiation parties may opt for arbitration. तो इसमें क्या बोल रखा है कि arbitration जो है, माना कि इसमें देयर आर लिबर्टी टू कॉम्प्रोमाइज, इट इज़ वॉलेंट्री, लेकिन जो वो डिसीजन लेता है वो लीगल बाइंडिंग है, और वो लेता भी कैसे, एक एक्सपर्टीज की तरह, या फिर कहीं ना कहीं इसमें इम्पोजिशन तो आ ही जाती है, राइट। तो ये क्या पूछ रहा है कि इन द लाइट ऑफ दिस टेंस गिव द एडवांटेजेस ऑफ द सेटलमेंट अप्रोच, जो दूसरे सेटलमेंट अप्रोच है, जैसे कि कंसीलिएशन का, मेडिएशन का, दोनों का एक साथ दे दो जो कि कॉमन पॉइंट्स है, और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दो,
प्लस आर्बिट्रेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दो। ऑल्सो शो एट विच स्टेज ऑफ नेगोशिएशन पार्टीज में ऑफर आर्बिट्रेशन, जब ये दोनों फेल कर जाएं, जब, या फिर हम ये वाले पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, जब वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करा जा रहा हो, ठीक है, जब नेशनल इमरजेंसी हो, जब ट्रेड यूनियन थोड़ी वीक हो, तो हम आर्बिट्रेशन का सहारा ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो डिसीजंस लेंगे वो पार्टीज के इतना अग्रीमेंट में नहीं लेंगे। बस इसमें क्या वॉलेंट्री होता है कि दोनों मिलके एक थर्ड पार्टी को चूज ही तो करते हैं, वही तो एक चीज़ होती है जो उनकी वॉलेंट्री होती है। बाकी जो आर्बिट्रेशन में जो जज है वो पूरी सब कुछ फैक्ट फाइंड करके ही जो डिसीजन लेगा, ठीक है। तो इसमें हमको ये लिखना है। तो आई होप, तो हमने आर्बिट्रेशन सारे सेटलमेंट मशीनरी पूरे कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल एक्शन जैसे स्ट्राइक है, लॉकआउट है और जो भी मिसलेनियस टॉपिक है वो सारे कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।